नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने वेव की बेसिक के बारे में स्टडी किया था। आज हम वेव को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेव को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ। सबसे पहले पॉइंट आता है वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? जिस स्पीड से डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? वेव स्पीड कहते हैं। जो वेव के द्वारा एक यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल होती है उसे हम क्या कहेंगे? वेव स्पीड कहेंगे। मान लीजिए ये कोई वेव है, किसी टाइम 0t1 पर कोई पॉइंट P था, इसके हाईएस्ट पॉइंट की कोई लोकेशन थी और ये किसी टाइम T1 पर था। T2 पर जब मैं इसी वेव को देखता हूं तो T2 टाइम पर ये वेव कुछ ऐसे हो जाता है, इसका फंक्शन। ओके, तो इस केस में T2 टाइम पर मेरे पास कोई पॉइंट आ जाता है Q। ओके, ये मेरे पास कोई पॉइंट था R और ये मेरे पास कोई पॉइंट है S। ये सेम ही रहेगा ऐसे ही। ओके, ये पॉइंट कोई S, ये हमारे पास T1 टाइम पर है, ये हमारे पास T2 टाइम पर। तो टोटल टाइम T1 माइनस T2 में डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है? P से Q, या यहाँ देखें R से S, ये सेम होंगी। तो उस केस में आप वेव वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? वेव वेलोसिटी इक्वल टू PQ बाय T2 माइनस T1, या ऐसा भी लिख सकते हैं RS बाय T2 माइनस T1। ये आपके पास क्या हो जाएगी? वेव वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट आता है इसमें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जैसे इसमें बात की जाए तो ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। तो आप कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन ऑसिलेशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में ये टोटल डिस्टेंस थी, ये आपके पास लैम्डा हो। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती या सेंटीमीटर भी होती। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। तो F इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टोटल टाइम। अगर एक की बात करें तो टोटल टाइम कितना होता है? T को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा, और वन ऑसिलेशन में टाइम कितना होता है? T। तो आप यहाँ से वेव वेलोसिटी को ऐसा भी लिख सकते, सॉरी, वेव वेलोसिटी को आप ऐसा भी लिख सकते थे, लैम्डा बाय T, क्योंकि एक T टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है और एक ऑसिलेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? वो लैम्डा करती है, इसलिए आप इसे लैम्डा बाय T भी लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एक पॉइंट आपके पास, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं एनर्जी इन यूनिट टाइम इन यूनिट from unit area, energy transfer in unit time from
यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लिखना चाहो तो द टोटल एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम यूनिट एरिया in unit time in the direction of propagation of wave, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। मेरी बात क्लियर? तो इंटेंसिटी के जो यूनिट होती, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम को पावर भी लिख सकते हैं। आपने आगे जाकर पढ़ते हैं आप लाइट वाले चैप्टर में भी वेव फ्रंट्स पढ़ते हैं, वो डिस्टरबेंस होता है किसी भी वेव का। तो पॉइंट सोर्स के लिए डिस्टरबेंस स्फेरिकल रहता है। तो अगर पॉइंट सोर्स होता है आपके पास तो उस केस में वो स्फेरिकल रहता है। तो किसी भी डिस्टेंस r पर इसकी पावर p है, तो r के लिए इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पावर बाय एरिया 4πr²। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर लाइन सोर्स होता है तो लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होती है। तो r डिस्टेंस पर अगर सोर्स की लेंथ l है, पावर p है, तो r डिस्टेंस के लिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपके पास एरिया हो जाएगा 2π। तो इंटेंसिटी क्या होगी, पावर बाय 2πr है, मतलब इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, r के। और अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं, लार्ज डिस्टेंस के लिए आपके पास इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो एरिया उसका क्या होता है, एक प्लेन हो जाता है, सरफेस प्लेन होने के कारण वो कांस्टेंट रह जाती है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इस छोटे से कंसेप्ट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए, ए वेव इज ट्रेवल along a rope the oscillator generate wave complete 40 vibrations in 30 seconds. Also, a given maximum travels 425 centimeter along the rope in 10 seconds. What is the wavelength of the wave? देखो, आपसे वेवलेंथ पूछा गया है। हमने अभी पढ़ा था लैम्डा वेव वेलोसिटी पढ़ी थी लैम्डा बाय टी, और इसे आपने ऐसा भी पढ़ा था लैम्डा एफ। तो लैम्डा इक्वल टू वेलोसिटी बाय एफ होगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। आपको क्लियर दिया है यहाँ से कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 425 सेंटीमीटर इन 10 सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी 425 बाई 10, 42.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जिसे आप 0.425 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन आर 40/30, तो 4/3। तो आपके पास लैम्डा क्या हो जाएगा, V/F मतलब 0.425/4 × 3, इतने मीटर आ जाएगा। अगर आप इसे सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो आप इसे सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, × 100 कर देना, आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये एक छोटी सी बेसिक बात थी वेव के बारे में। हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, वेव फंक्शन क्या है। देखिए, वेव फंक्शन क्या है। कोई वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे फंक्शन का यूज करते हैं।
हम उसकी बात करेंगे। हाँ भाई, वेव फंक्शन की बात करनी है हमने, तो वेव फंक्शन क्या है? जब भी आप किसी मोशन का एनालिसिस करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन की बात करते हैं, टी टाइम बाद हम पोजीशन की बात करते हैं, तो आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा रहता है कि y इक्वल टू या x इक्वल टू एक्स टी। इसका मतलब क्या होता है? टी टाइम पर उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप डिस्टरबेंस की बात करते हैं, एक वेव की बात करते हैं, उस केस में मान लीजिए आपके पास किसी टाइम पर ये कोई पल्स है, उसमें कुछ ऐसा पल्स था, और x के अंदर ये रिलेशन था और t इक्वल टू 0 पर था, राइट? तो आप यही कहेंगे जो y है, y इज द फंक्शन ऑफ x एट 0, y इज द फंक्शन ऑफ x एट 0। इसका मतलब टाइम 0 पर y का जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर कर रहा है। ओके, तो ये फंक्शन है x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y x0 इक्वल टू fx, कोई फंक्शन। अब अगर वेव ट्रैवल हो रही है इस डायरेक्शन में, ये वेव है इधर t टाइम v वेलोसिटी से ट्रैवल हो रही, तो t टाइम बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पहुंच गई है, ये यहां से शिफ्ट हो गया है। कितना शिफ्ट हो गया? मैक्सिमम वही वैल्यू वही है y की, लेकिन शिफ्ट हो गया कितने से? t से, vt से, क्योंकि t टाइम बाद वेव कितनी ट्रैवल कर जाएगी? vt। देन जहां पर y का जो फंक्शन आएगा y x इंटू टी, वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास f x प्लस वीटी आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? x माइनस वीटी, सॉरी x माइनस वीटी आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपके पास x 0 पर था, अब x कितने से कम हो गया? y। अब यहां से देखेंगे ना, x 0 लेते थे, अब इसका मतलब आप कितना पीछे जाना पड़ेगा? आपको x माइनस वीटी 0 जाना पड़े। तो इन दोनों पर ये फंक्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मेरी बात के लिए आपके पास नया जो फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? जो इसका एलिमेंट है नया, वो क्या हो जाएगा? x माइनस वी टी। इसका मतलब ये हुआ, अगर t पर x पर इतना था तो इससे पीछे x माइनस वी टी पर भी वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो पहले थी। ओके, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये t पर है और ये g। इसका मतलब क्या है? दोबारा समझ लो इसको, t टाइम बाद ये vt आगे चला गया। t पर अगर इसकी पोजीशन x है, ये x है, तो 0 पर मतलब t टाइम पहले पोजीशन क्या थी? x में से कितना कम हो गया? vt कम हो गया। मेरी बात क्लियर? तो वो पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या होंगी? सेम होगी। ये आपके पास क्या कहलाएगा? उसका वेव फंक्शन। और इस वेव फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं f ax प्लस बी टी, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू f ax माइनस बी टी, या आप लिख सकते हैं y इक्वल टू f बी टी माइनस ax। मेरी बात क्लियर? इन दोनों में, तीनों केसेस के अंदर आप कह सकते हैं कि ax प्लस माइनस बी टी इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये ऑलवेज अगर कांस्टेंट है तो आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो दो कहानियां बनेंगी, एक में a dx बाई डी टी प्लस बी इक्वल टू 0, एक में a dx बाई डी टी माइनस बी इक्वल टू। ये आपके पास वेव वेलोसिटी है, तो ए वी इक्वल टू माइनस बी, मतलब v इक्वल टू माइनस बी बाय, और इसका मतलब क्या हुआ? ए वी माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब v इक्वल टू प्लस बी बाई ए। ये वेव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव शो कर रही है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा और ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होंगे। आपस में क्या डिफरेंस है आगे बताऊंगा मैं आपको।
ax और माइनस बी टी पहले आने पर क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, तो आपके पास y इक्वल टू एफ ए एक्स माइनस बी टी या बी टी माइनस ए एक्स हो तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। ये ऑलवेज इसमें कांस्टेंट होता है, ये इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए इसी पॉइंट पर। हाँ जी, लिखिए छोटा सा क्वेश्चन। ए वेव पल्स इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। A wave pulse is traveling along positive x-axis with a speed 2 meter per second. With a speed 2 meter per second. Its displacement of its particle at x equal to 0, at any time is given as y equal to 2 by t square plus 1. Y equal to 2 by t square plus 1. Then find number 1. Then find number 1 function of y xt. Function of y xt. Number 2, draw the wave pulse at t equal to 0 and t equal to 1 second. At t equal to 0 and t equal to 1 second. अब देखिए, आपको कोई वेव फंक्शन दिया है, आपको पूछा गया है कि ये वेव फंक्शन होगा कैसे, ये किस तरह का फंक्शन बनेगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो उस केस में अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मतलब टी टाइम बाद जो उसकी पोजीशन होगी तो उस केस में वो कितने पर डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर किसी टी पर उसका फंक्शन एक्स टी है तो इससे पहले यही फंक्शन कहां होगा, t माइनस एक्स बाई वी पर होगा। जो फंक्शन एक्स टी पर है वही फंक्शन कब होगा, इससे पहले कब था वो, t माइनस एक्स बाय वी पर था। मेरी बात क्लियर? जो t पर है वही फंक्शन कब वहां होगा, x माइनस टी माइनस एक्स बाय वी पर। तो इसका मतलब t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाई वी कितना है 2, तो आपके पास फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू 2 t माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1। मेरी बात क्लियर? अब देखिए, आपको पूछा गया है कि इसका, ये तो हो गया फंक्शन, अब इसके वेव पल्स कैसे बनेंगे। t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, y इक्वल टू 2 बाय माइनस एक्स बाई 2 बचेगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा, इसी को देखेंगे, y इक्वल टू 2 बाय 1 माइनस एक्स बाई 2, 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पर देखता हूं, मैं 2-3 वैल्यू ले लेता हूं। x इक्वल टू 0 अपने तरफ से ले लीजिए, 2-3 वैल्यू ले लीजिए। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 4। इसे मैं 1 ले लेता हूं, इसे 2 ले लेता हूं। 1 की वैल्यू क्या है, 0 पर ये 0 हो जाएगा, तो y1 क्या है 2, इसमें 0 लेते ही 1 प्लस 1 क्या बच गया, 2 बच गया ना।
1 + 1 क्या बच गया आपके पास, क्योंकि ये 0 हो गया है, तो 1 + 1 आपके पास 2 हो गया है, तो उस केस में y2 आपके पास क्या हो गया, 2/2 1 हो गया। क्लियर। दूसरा देखिए x = +2 पर, +2 पर देखेंगे 2 का स्क्वायर 4/4, 1 + 1 2, तो 2/2 1 आ गया, तो y1 कितना आ गया, 1। और दूसरा देखिए इसके अंदर 2 रखते, 2/2 1 - 1 0, तो आपके पास कितना आ गया, 2 आ। क्लियर। नेक्स्ट देखिए -2 रखें तो -2 पर क्या आ जाएगा, देखो -2 का स्क्वायर वही 2/4, 4/4 1 + 1, तो y1 क्या आएगा, वही 1। यहां रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1 का स्क्वायर +1 1 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो y2 आपके पास क्या आ गया, 2/5 आ जाए। ऐसे ही आप आगे देखिए x = 4 पर देखें तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4/5, तो y1 कितना आ गया, 2/5। इसमें देखें 4/2 रखेंगे तो 4/2 मतलब 2, 1 - 2 का मतलब -1 का स्क्वायर 1, तो y2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके। उसके बाद -4 पर देखें तो -4 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो y1 क्या आ गया आपके पास, वही 2/5। यहां पर देखेंगे -4/2, तो -2 माइनस प्लस 3, तो 3 9, तो 2/10 आ गया, तो मतलब 1/5। कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब अगर हम गौर से देखें कि x = 0 पर फंक्शन क्या था, y1 2 था, और y2 कब हुआ है, 2 पर हुआ है। इसका मतलब आपके पास ये पहले वाला फंक्शन था, ग्राफ था पहले वाले का, ये पहले वाले का ग्राफ था। मेरी बात क्लियर। लेकिन दूसरे वाला x = 2 पर 1 हुआ है, 0 पर 1 था, तो इसका मतलब ये रहा, ये t = 0 पर था, ये t = 1 पर था। 0 वाला था जो, वो x = 0 पर 2 था, ये x = 0 पर क्या था, 1 था। x = +2 पर y की वैल्यू 1 हो गई है, हो गई ना। x = 2 पर y1 तो 1 हो गया है, लेकिन y2 क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो 1 सेकेंड में ये 2 मीटर आगे डिस्प्लेस हो गया है। इस तरह से इनके वेव फंक्शन के ग्राफ्स बन जाएंगे। अगर क्वेश्चन में t² की जगह x² दिया होता, अगर इस क्वेश्चन में t² की जगह x² दिया होता, तो उस केस में आप क्या करते, उस केस में आपने x को डिस्प्लेस करना था, t टाइम पहले डिस्प्लेस करना था, तो इसका मतलब आप x को क्या लिखते, आप x को लिखते x - vt, मतलब x - 2t लिखते, तो आपके पास फंक्शन क्या बनता, y = 2 अगर ये t ये x = 0 पर आपको एट एनी टाइम दे रखा था कर्व t की टर्म में, अगर वो देता कि t = 0 और एट एनी पोजीशन दे देता ये ग्राफ, तो उस केस में आपके पास इसका ग्राफ का रिजल्ट क्या बनता, 2x - 2t का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास वेव फंक्शन बन जाता। मेरी बात क्लियर। तो ये इस तरह से आपने इसको चेंज कर लेना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास इक्वेशन क्या होगी किसी भी प्रोग्रेसिव वेव की।
साइन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको देखिए। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आप किसी प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रहे हैं, किसी साइन वेव की बात कर रहे हैं। साइन वेव के लिए आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे? आपको पता है कोई साइन वेव ऐसी होती है, मेरी बात के लिए, ये मान लीजिए किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर दी गई है। ये मान लो t इक्वल टू 0 पर है। किसी टाइम t के लिए ये वेव कुछ ऐसी हो जाएगी। ये t टाइम पर, राइट। अब यहां पर y और x में रिलेशन था ये, ओके। ये ऑसिलेट हो रहे थे x के साथ। अगर ये x के साथ ऑसिलेट हो रहे हैं तो उस केस में इसके लिए रिलेशन क्या बनेगा? अगर हम इसके लिए रिलेशन देखना चाहते हैं तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ये कोई इक्वेशन है, साइन वेव है। एक t इक्वल टू 0 पर है, एक t पर है। अगर हम बात करें इस इक्वेशन के बारे में, ये x के साथ वेरी कर रही है, तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो y इक्वल टू मैं a साइन a x लिख सकता हूं। a कोई कांस्टेंट है। अब a क्या है आपके पास? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपके पास a है। y इक्वल टू a साइन a x। अब आप a की वैल्यू को डिफाइन करना चाहते हैं। आपको पता है ये एक वेव थी और ये टोटल लैम्डा है, तो ये आपके पास लैम्डा बाय 2 हो जाए। इसका मतलब जब x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 है, उस केस में आपके पास y इक्वल टू 0 हो जाता है। और y इक्वल टू 0 का मतलब आप लिख सकते हैं a साइन a लैम्डा बाय 2 इक्वल टू क्या है? 0। तो इसका मतलब साइन a लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब a लैम्डा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी? पाई, क्योंकि साइन पाई या साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 0 तो फिर आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई बाय लैम्डा हो जाएगी, जिसे हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है आपके पास? प्रोपेगेशन कांस्टेंट है, जो उसके प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी yx इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या? a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x। क्लियर? अब देखिए, जब भी आप प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं, t इक्वल टू 0 पर ये यहां था और t इक्वल टू 1 पर ये यहां है। कितना रिप्लेस हुआ है? ये t टाइम में vt रिप्लेस होगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं x को आप चेंज कर सकते हैं x माइनस vt से। देन आप कह सकते हैं कि y xt इज इक्वल टू y x माइनस vt 0। तो आपके पास क्या रिलेशन आ जाएगा? y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा x माइनस vt। आपने पढ़ा था, ये आपके पास किसी प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आ जाएगी। आपने पढ़ा था v इक्वल टू लैम्डा बाय t होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल टू a साइन 2 पाई, इस लैम्डा को अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो x माइनस x बाय लैम्डा, x बाय लैम्डा, इधर लैम्डा बाय t आएगा तो माइनस t बाय t। ये भी आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हो सकती है। आप इस t को बाहर निकाल लेंगे तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय t इंटू
यहां पर टी नहीं था तो टी बाई लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा बाई टी को वी लिखते हैं तो आपके पास एक्स बाई वी माइनस टी, ये भी एक इक्वेशन बन जाएगी। मेरी बात क्लियर? और अदरवाइज आप जर्नल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है? एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने वाली वेव है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट होने वाली वेव है। अब इसमें एक जर्नल इक्वेशन आ जाएगी, इसमें एक कंफ्यूजन आ जाता है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा या ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। देखिए इसकी बात कर लेते हैं, इस कंफ्यूजन को मिटा लेते हैं। आइए, ये बात तय है कि ए साइन ओमेगा टी माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट होने वाली वेव है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी है y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपके पास ये दो वेव है, आपने y एक्स का कर्व खींचना है तो t इक्वल टू 0 पर आप देख लीजिए y क्या हो जाएगा? a साइन माइनस के एक्स होगा, जिसे आप माइनस ए साइन के एक्स लिखेंगे। इसका मतलब ये वाली वेव बनेगी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? आपके पास y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स किधर जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट हो रही है। सेकंड केस में देखिए, इसमें आप t इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू ए साइन के एक्स आएगा। इसका मतलब वेव कैसे प्रोपेगेट होगी? कुछ इस तरह से प्रोपेगेट, ये भी पॉजिटिव, ये y और x के कर्व है। क्लियर? और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात कर ले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए कहने की बात ही नहीं है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर प्रोपेगेट वेव हो जाएगी। y क्या है? इसके पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट को, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात इसका जो x है वो इसके पार्टिकल्स की पोजीशन या वेव की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। मेरी बात क्लियर? अब यहां से आपके पास फेज डिफरेंस पूछ लेता है, तो फेज डिफरेंस की दो कहानियां होती हैं। आपको कांस्टेंट टाइम के लिए पूछता है या कांस्टेंट पोजीशन के लिए पूछता है। अगर आपके पास कांस्टेंट टाइम के लिए पूछता है तो उस केस में फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज क्या है इसका? देखिए, फेज जो पार्टिकल्स है, जो मीडियम के पार्टिकल्स है, उनकी मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो एक ही डायरेक्शन में है तो सेम फेज होगा, अपोजिट होंगे तो अपोजिट फेज होगा। मेरी बात क्लियर? आगे थोड़ा और जाएंगे, आपको इसके बारे में और क्लियर हो जाएगी। फिलहाल मैं यहां से देखता हूं, फेज डिफरेंस की बात करता हूं, डेल फाई। अगर हम बात करें कांस्टेंट पोजीशन पर तो उस केस में कहने की बात ही नहीं है, ओमेगा T2 माइनस T1 आ जाएगा, तो 2 पाई बाई टी T2 डेल टी हो जाएगा। ये क्या है? फेज डिफरेंस। ये टाइम डिफरेंस है, t क्या है? टाइम पीरियड। ये कांस्टेंट था। अगर ये वेरिएबल है तो उस केस में डेल फाई क्या होगा? k x2 माइनस x1 होगा, जिसे आप 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स लिखते हैं। ये उसके पाथ में डिफरेंस है, जिसे पाथ डिफरेंस कहते हैं, और ये इसका क्या हो गया? फेज डिफरेंस हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी हम चर्चा इस चैप्टर में ही करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए आप अपने लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, इसी पॉइंट पर लिखिए। हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन। A wave traveling along x-axis, a wave traveling along x-axis is given by y equal to
2 sin 3t minus 6x plus pi by 4 millimeter, where x in centimeter and t in second, where x in centimeter and t in second. Write the phase at t equal to 0, at t equal to 0 and t equal to 0 and x equal to pi by 3, and also find the phase difference at t equal to 0 between 2 points which are at a distance del x equal to 2 pi by 3, which are at a distance 2 pi by 3. पहले केस में आपको t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई बाय 3 पर फेज पूछा है, और दूसरे ही केस में उसने फेज डिफरेंस पूछा है। तो फेज ये रहा, फेज क्या है, फाई इक्वल टू 3t माइनस 6x प्लस पाई बाय, गिवन है वैल्यू पुट कर देंगे, t कितना दिया है 0, x कितना दिया है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 4, तो ये कितना आ गया 2 पाई, तो माइनस 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये कितना हो गया माइनस 7 पाई बाय 4, तो इसका फेज क्या हो जाएगा माइनस 7 बाय 4 पाई हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फेज डिफरेंस पूछा है, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, k डेल x होता है, k की वैल्यू क्या है, ये k होता है और ये ओमेगा होता है, तो आपके पास कितना आ गया 6 इंटू डेल एक्स कितना है 2 पाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर। इसमें और क्या पूछ सकता था, ये a होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 2 मिलीमीटर, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी आपको कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 1 बाय टी होगा, तो 3 बाय 2। के आपको पता लग रहा है कितना होता है 2 पाई बाय लेमडा इक्वल टू कितना है 6 दे रखा है, तो इसका मतलब लेमडा कितना हो गया 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3। लेमडा सेंटीमीटर में होगा, ये पर सेकंड होगा, ये सेकंड होगा, ये मिलीमीटर होगा, क्योंकि टोटल मिलीमीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मेरी बात क्लियर। तो ये आपके पास इसका एक बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम इस वेव से रिलेटेड पॉइंट के लिए कुछ बातें और डिफाइन करते हैं। वेव वेलोसिटी क्या है आपको पता लग गया, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, और इस बनने वाली वेव की स्लोप क्या है, इन पर हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए आपके पास कोई वेव है, मान लीजिए वेव y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह की वेव दी है, t इक्वल टू 0 पर उसका ये कर्व बनता है, ये x और y में रिलेशन, ये इसका एम्पलीट्यूड है, राइट। आपको क्वेश्चन में इसमें दिया है कि पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, देखिए पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, vy इक्वल v पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है, तो आप लिख सकते हैं पार्शियली डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। पार्शियली क्यों,
बिकॉज फंक्शन डिपेंड ऑन एक्स एंड टाइम, बट टाइम आप कांस्टेंट लेकर बात करते हैं। जब एक वेरिएबल कांस्टेंट होता है तो उस केस में आप y और x में अगर x कांस्टेंट हो तो इसका मतलब डिफरेंशियल क्या होगा, पार्शियल होगा। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशियल में आप x का कुछ नहीं करोगे, ये k बाहर आ जाएगा, Vp इक्वल टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी, और इस पार्टिकल की टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे थे, टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब Vp इक्वल टू ये ओमेगा बाहर आ जाएगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाए। इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास हो जाएगी ए ओमेगा। क्लियर। अब देखिए आगे चलें, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू डी वी पी बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, ये माइनस ओमेगा फिर बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन कॉस का माइनस होता है, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाए। आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई हो जाएगी, वही जो आपने पहले पढ़ा था। ओके, इसका मतलब आपके पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई हो जाए। अब एक और चीज देखिए, आप किसी भी पॉइंट पर अगर स्लॉप देखते हैं इसके लिए, तो स्लॉप के लिए क्या होगा, स्लॉप आप टेन थीटा को क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो t का कुछ नहीं होगा, ये बाहर आएगा k, तो आपके पास ए के कॉस ओमेगा टी के एक्स माइनस ओमेगा। अगर हम इसका स्लॉप की बात करें तो इसको अगर मैं इसके साथ रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं लिख सकता हूं स्लॉप बाय पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचा, स्लॉप बाय पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस के बाय ओमेगा। तो आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यहां से पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ओमेगा बाय के इंटू स्लॉप, और ओमेगा बाय के को आप लिखते हैं वेव वेलोसिटी। किसने बताया कि ये वेव वेलोसिटी होती है, आपको पता है वेव वेलोसिटी क्या होती है, लैम्डा बाय टी होती है ना। हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी इंटू लैम्डा बाय 2 पाई। ये आपके पास ओमेगा होता है, ये आपके पास के होता है, तो ओमेगा बाय के को हम क्या लिख सकते हैं, वेव वेलोसिटी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो माइनस वेव वेलोसिटी इंटू स्लॉप होगी। वेव वेलोसिटी आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो अगर मैं डिफरेंट पॉइंट पर इसके डिफरेंट वेलोसिटी की बात करूं तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है ये O से आप A जा रहे हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। क्लियर। आप 0 से 1 देखते हैं, 0 से 1 में जो स्लॉप होगी कर्व की वो पॉजिटिव होगी, स्लॉप क्या होगी, पॉजिटिव, v वैसे ही पॉजिटिव है, तो Vp क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसका मतलब 0 से 1 के जितने भी पार्टिकल हैं वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर, किधर जा रहे हैं, नेगेटिव में। अब 1 से 3 तक कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका एंगल 90 से ज्यादा आएगा। 1 से लेकर 3 तक आपके पास स्लॉप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और जब स्लॉप आपके पास नेगेटिव है, ये वेव पॉजिटिव थी, तो आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाएगी।
कहने का मतलब इस रीजन के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे इस फेज में हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए अब आप 3 से लेकर के 5 तक जाओगे तो 3 से 5 में स्लोप पॉजिटिव है सभी के लिए। स्लोप क्या है आपके पास? पॉजिटिव। तो पार्टिकल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इसका मतलब ये सब पार्टिकल किधर जाएंगे? नेगेटिव में जाएंगे। क्लियर? उसके बाद फिर क्या होगा? 5 से 6 फिर पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब इस तरह से इनका प्रोपेगेशन होगा। अब आपको मैंने फेज की बात बोली थी। देखो 1 वाले पार्टिकल नीचे जा रहे हैं ना, और 5 वाले पार्टिकल भी नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब 1 और 5 क्या है? सेम फेज में है। 1 and 5 आर इन सेम फेज। क्लियर? मैं एक और कोई पॉइंट देता हूं यहां पर। यहां पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। अब इसको और अच्छे से समझ लोगे आप। यहां पर कोई पार्टिकल था, क्या था वो? ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ये था ई और ये था एफ। ये डिस्टेंस कुछ और है, ये कुछ और है। बोथ आर नॉट सेम। ओके, ये अलग है, ये अलग है। अब देखो ए नीचे को जा रहा है, डी भी तो नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस सेम नहीं है तो दे आर नॉट इन सेम फेज। ए नीचे जा रहा था, ई नीचे जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ए एंड ई आर इन सेम फेज। और देखो ए नीचे आ रहा है, अगर ये डिस्टेंस सेम भी हुई तो ए और डी क्या है? सेम फेज। क्लियर? लेकिन सी सेम फेज में नहीं होगा, बिकॉज ए नीचे आ रहा है, सी ऊपर जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं ए एंड सी आर इन अपोजिट फेज। मेरी बात क्लियर? अगर सेम डिस्टेंस पर सेम डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, उस केस में दे आर इन सेम फेज। मेरी बात क्लियर? अदरवाइज दे आर इन अपोजिट फेज। ओके, अगर वो सेम नहीं होंगे तो। क्लियर? तो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। क्लियर? ये आपके पास कुछ फेज के बारे में बात थी। इसके अलावा यहां एक छोटा सा पॉइंट और आता है जो आपको बताना जरूरी। वो पॉइंट क्या है? देखिए, वेव इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट है। हम किसी भी वेव को डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल आया था, और वो क्या था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं इसका दोबारा से डिफरेंशियल फिर करता हूं। के फिर बाहर आएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ए के स्क्वायर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप लिख सकते हैं माइनस के स्क्वायर वाई। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, ये मेरे पास दो रिलेशन आ गए हैं। एक डबल ऑर्डर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स है और एक विद रेस्पेक्ट टू टाइम है। अगर मैं इन्हें डिवाइड कर देता हूं तो आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई और माइनस के स्क्वायर वाई में क्या बचा? ओमेगा बाई के का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये वी होता है, अभी पढ़ा था, तो वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी किसकी? वेव की। ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ए वेव है। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए। इफ द डिस्प्लेसमेंट, if the displacement of medium particle in a wave
are given as y equal to 5 sin t by 0.04 minus x by 4, then find the ratio of maximum particle velocity to wave velocity. All units are in SI. All units are in SI system. आपको यहां पर वेव वेलोसिटी पता करनी है। आपको पता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की इक्वेशन दी, वेयर ओमेगा इक्वल टू 1/0.04। आप लिख सकते हैं 0.04 की बजाय 100, मतलब 25 रेडियन पर सेकेंड। और आप लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/4, ओके, जैसे आप पर मीटर लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपके पास इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू 25 है, a की वैल्यू 5 है, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास होगी a ओमेगा। तो आपके पास क्या हो गया? 5 इंटू 25 इक्वल टू 125 मीटर पर सेकेंड। और वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के का मतलब 25 बाय 1/4, मतलब 100 मीटर पर सेकेंड। इनका रेशियो पूछा है आपसे, तो वीपी मैक्सिमम बाय वी आपके पास क्या हो जाएगा? 125 बाय 100, तो 5/4 आपके पास इनका रेशियो आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? ये आपके पास वेव का कुछ बेसिक पॉइंट था। कल से हम ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साउंड वेव, और उसके बाद इस चैप्टर के आगे जो भी इंटरफेरेंस है, बीट्स है, स्टेशनरी वेव है, डॉपलर इफेक्ट है, उनके बारे में स्टडी करें। ओके, थैंक यू।